हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 का दूसरा प्रकरण वर्ग समीकरण में प्रश्न संग्रह 2.6 के सवाल हल करेंगे। 2.6 के शुरू के 5 सवाल हम लोग आज इस वीडियो में हल करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2.6 में प्रश्न तुम्हें क्या दिया है। प्रश्न दिया है कि प्रगति की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 84 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो प्रश्न क्या दिया है, 2 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद। अभी देखो तुम्हें यहाँ पे कथन दिया है। अभी तक 2.5 में हम जितने भी सवाल 2.5 तक के हल कर रहे थे, हमको वहाँ पर समीकरण दिया था, हम हल करते थे गुणनखंड पद्धति से या सूत्र पद्धति। पूर्ण वर्ग पद्धति तो हट गया है, तो उससे अब नहीं हल करना है। तो यहाँ पर लेकिन अब तुम्हें कथन दिया है, तो कथन के अनुसार पहले क्या करना, समीकरण बनाना और फिर उसके बाद सवाल को हल करना। अब देखो यहाँ वर्तमान आयु शब्द का उपयोग देखो। वर्तमान आयु 2 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद। इसका मतलब क्या होता है? वर्तमान या आयु मतलब जो अभी इस समय चल रही है आयु। तभी इस समय मान लो आयु कितनी चल रही है, जैसे मान लो किसी की 10 वर्ष चल रही है, तो 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी, 2 घटाओगे 10 में से कितना हुआ, 8। 3 वर्ष बाद बोला है यानी कि उसमें 3 जोड़ोगे 13 वर्ष। यानी पूर्व यानी पहले, तो पहले के लिए हमें क्या करना है, घटाना है। बाद यानी आगे जो है आने वाला, तो आने वाला तो उसमें जोड़ना। और वर्तमान आयु मतलब जो इस समय आयु चल रही है। तो इसके अनुसार अब हम क्या करेंगे, कथन के अनुसार हम यहाँ पर समीकरण बनाएंगे और समीकरण को हल करेंगे। अब देखो यहाँ पे कथन के अनुसार समीकरण लिखेंगे ध्यान से। हमने क्या दिया है क्वेश्चन में, प्रगति की, पहले तो हमें लेना है ना, तो हम लेके माना प्रगति की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हमने क्या माना, x वर्ष, ठीक है। तो उसकी 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष पूर्व प्रगति की आयु। तो प्रगति की आयु 2 वर्ष पूर्व बोला है, तो x माइनस 2 पहले का है ना। और हमें आयु बोला है तो इकाई है वर्ष, आयु बोला है तो इकाई लिखोगे, अगर इकाई है तो इकाई लिखना। और क्या बोला है, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद प्रगति की आयु। अब बाद बोला है मतलब जोड़ना है, x प्लस 3 वर्ष, ये उसकी जानकारी हो गई। अब तुम्हें प्रश्न में क्या बोला है कि वहाँ पर उनकी आयु दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 84 है। उनका जो ये जो आयु है ना, ये तुम्हारा 2 आयु है, इसमें ये दोनों का गुणनफल 84 है। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 3 बराबर 84, क्योंकि क्या बोला, दोनों की आयु का गुणनफल यानी गुणा करना है। अब इस कोष्टक को हल करेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3 बराबर 84। कोष्टक खोलेंगे, क्या हो गया, x वर्ग प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 84। अब यहाँ पर ये 84 को पक्षांतर अगर करते हो तो माइनस हो गया, ये 84 को पक्षांतर कर लो यहाँ पे, तो माइनस 84 हो गया। अब देखो क्या मिला, x वर्ग, अब देखो 3x माइनस 2x, तो यानी प्लस x, क्योंकि एक प्लस 1 माइनस 1 घटा, 3 में से 2 घटा 1, 1 लिखा नहीं जाता सिर्फ x, और बड़ी संख्या का चिन्ह, माइनस 6 माइनस 84 माइनस 90 बराबर 0। ये हमको अब समीकरण मिला। ये हमारा अब क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हमें क्या करना होगा, हल करना होगा। अब इसको हल करने के लिए तुम लोग चाहो तो सूत्र विधि लगाओ, चाहो तो गुणनखंड विधि, जो भी तुम्हें आसान लगे लगा के हमें क्या करना होगा, x का मान निकालना होगा। तब हम आगे इसको हल करेंगे। तो हमारा क्या है समीकरण, x²
तो हमारा यहाँ पे समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 90 इज इक्वल टू 0 मिला था। तो 90 का गुणनखंड क्या हुआ, 90 का 10 और 9, ठीक है, माइनस 90 था ना। अब देखो बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो बड़ी संख्या में प्लस, छोटी संख्या में माइनस। खंड करोगे, अब यहाँ पे इसको खंड करके लिखो, इसको जो है खंड करके, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखो पहले दो इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें x कॉमन है, x प्लस 10, फिर यहाँ क्या कॉमन है, माइनस 9 कॉमन है, x प्लस 10, क्योंकि माइनस बाहर ले लिए ना, तो कोष्टक में चिन्ह सब प्लस। हमारा कोष्टक में जो संख्या है ना, दोनों कोष्टक में सेम आना चाहिए, तो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 10, बचा क्या, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बचा हमारा। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पक्षांतर करो, x बराबर माइनस 10 या x बराबर 9, ठीक है। तो हमें क्या मिला, x का एक मान मिला हमको, x बराबर माइनस 10 या x बराबर 9, ये दो मान हमको मिले। तो अब देखो हमें x का मान लेना है। अब हमें ज्ञात क्या करना था, प्रगति की वर्तमान आयु। तो क्या आयु तुम्हारी जो है वो ऋणात्मक होती है, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, आयु ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए क्या होगा, x जो होगा, इसलिए x नॉट इक्वल टू माइनस 10, ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x का मान क्या हुआ, 9। तो हमने x का मान तो निकाल लिया, मगर ये हमारा कथन का सवाल था, तो हमारा उत्तर भी कथन में होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रगति की वर्तमान आयु बराबर 9 वर्ष। आयु है ना, तो जहाँ पे भी इकाई होगी इकाई लिखना। ये तो जब हम समीकरण हल करते तो यहाँ पे स्टॉप करते, लेकिन हमारा कथन का सवाल था तो कथन में हल करना। इस तरह से हमको ये हमारा पहला सवाल पूरा होता है, ठीक है। तो समीकरण बना के उसको तुम किसी भी विधि से हल करके x का मान निकालना और देखना ऋणात्मक होती है कि नहीं होती है, क्योंकि तुम्हें एक आंसर प्लस एक आंसर माइनस में मिलेगा, तो वो चेक करना। अब देखो दूसरा सवाल क्या दिया है, क्रमिक दो क्रमिक समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से, दो क्रमिक समप्राकृत संख्या। अब देखो क्रमिक शब्द का यूज हुआ, क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार। सम प्राकृत संख्या, सम मतलब जो संख्या जो 2 से भाग जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, क्रमिक समप्राकृत संख्या। 2, 4, 6, 8, 10। लेकिन हमको यहाँ क्वेश्चन में सम संख्या नहीं दिया है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन लगातार दो संख्या है, तो लगातार दो संख्या, तो जैसे हमको पहली संख्या क्या हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, अब देखो पहला अगर 2 है तो अगला क्या है 4, तो यानी x में 2 जोड़े तभी तो 4 हुआ। यदि मान लो पहली संख्या 4 है, अगला आता है 6, यानी कि x में 2 जोड़े तो अगली संख्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगली संख्या हमारी क्या होगी, x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, क्या मानेंगे, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2, और क्या बोला है, उनके वर्गों का योगफल, वो जो संख्या भी तुमने लाया ना 1 और 2, उनका वर्ग और उसका योगफल 244 है। तो इसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे और संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो अभी हम लोग समीकरण हल करेंगे। यहाँ पे हमारा समीकरण हमको क्या बोला है,
तो हम पहले लिखेंगे ना, माना पहली समप्राकृत संख्या, पहली समप्राकृत संख्या बराबर x, फिर तथा दूसरी समप्राकृत संख्या। तुम्हें प्रश्न में समप्राकृत संख्या लिखा तो तुम्हें भी कथन में वही लिखना होगा, समप्राकृत संख्या बराबर। अब तुम्हें दूसरा क्या बोला था, जो दूसरी समप्राकृत संख्या प्रश्न में नहीं दिया, लेकिन समप्राकृत संख्या अगली क्या होगी, जो x में हम 2 जोड़ देंगे, ठीक है। फिर प्रश्नानुसार हमें प्रश्न में क्या बोला है कि उनका वर्गों का योगफल, वर्गों का यानी x का वर्ग, वर्गों का योगफल, और दूसरी संख्या क्या है x + 2, इसका योगफल, ठीक है, बराबर 244 बोला है। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। x वर्ग तो ऐसे ही रहेगा, कोष्टक खोलो, a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से x² + 4x + 4a वर्ग + 2ab + b वर्ग का सूत्र है ना। और यहाँ पे 244 को पक्षांतर कर लो, -244 = 0। अब x वर्ग जुड़ के कितना हुआ, 2x का वर्ग, ये 4x ऐसे ही रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे घटाए तो -240, 244 में से 4 - 1, एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, बराबर 0। ये तुम्हारा समीकरण बना। तुम चाहो तो ये समीकरण लेके हल करो, चाहो तो इसमें से 2 कॉमन निकाल के उसको हटा के तो भी हल कर सकते हो। अगर 2 कॉमन निकाले, 2 से भाग दिए तो क्या होगा, x² + 2x -120 = 0। ऐसे भी लेके हल कर सकते हो, चाहे तो इसी को लेके हल करो, चाहो तो 2 से भाग देकर आगे भी हल कर सकते हो। देखो आगे हल करेंगे हम लोग, तो हमारा आगे कैसे हल हुआ ये सवाल, ये हमारा समीकरण था। तो ये देखो हमको ये हमारा समीकरण बना था, कोष्टक खोले, हमको ये मिला। तो अभी देखो हमको ये मिला था 2x² + 4x - 240, लेकिन तुम चाहो तो 2 कॉमन निकालो। देखो इनमें 2 कॉमन है ना, इसमें 2 कॉमन निकाले तो क्या मिला तुमको, यहाँ पे मिला x² + 2x - 120 = 0। फिर ये जो 2 है पक्षांतर कर दिए तो 0/2 0 होता है, तो हमें क्या मिला, x² + 2x - 120 = 0। ये लिखा ना प्रत्यक्ष पक्ष में 2 से भाग देने पर। तो ये तुम्हें मिला समीकरण। अब क्या है, -120, इसका खंड करो, तो -120 का खंड क्या हुआ, देखो यहाँ पे माइनस ये +12 और -10, +12 और -10, प्लस क्यों लिया, क्योंकि मध्य पद में प्लस का चिन्ह था। फिर इसके बाद कॉमन क्या निकाले, x + 12, 10 कॉमन निकाले x + 12, दोनों में कॉमन क्या x + 12 x - 10, तो यहाँ पे क्या मिला, x + 12 = 0 या x - 10 = 0। पक्षांतर किए तो x बराबर -12, x बराबर 10, ठीक है। लेकिन प्राकृत संख्या बोला, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसके लिए x बराबर -12 मान अमान्य है। या तुम ये इतना कथन अगर नहीं लिख पा रहे हो तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो x ≠ = -12, ये कथन लिखना, ये लिखना। लेकिन अगर इसको ये पूरा न लिखकर तुम ऐसे भी लिख सकते x ≠ = -12। तो आंसर क्या हुआ, x = 10, तो x का मान क्या मिला, 10। तो यानी पहली प्राकृत संख्या क्या हुई, 10, और अगली प्राकृत संख्या क्या होगी, अगली प्राकृत संख्या हमारी होगी 12। तो हमारा उत्तर क्या होगा, कथन का सवाल है तो उत्तर भी कथन में ही आना चाहिए, तो वे संख्याएं 10 तथा 12 हैं, ये आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल था। अब देखो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल था ना, सॉरी हमारा दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या दिया है कि श्री मधुसूदन के संतरे के बगीचे में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है, ठीक है। आड़ी और खड़ी कतार जानते हो ना,
तो यहाँ पर रोज और कॉलम्स दिया है। तो खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ हैं, कुल पेड़ 150 हैं, तो आड़ी और खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? नीचे प्रवाह आकृति के आधार पे प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तब यहाँ पे देखो तुम्हें प्रश्न में प्रवाह आकृति बोला। प्रवाह आकृति यानी कृति का सवाल हो गया। तो जब भी तुम्हें कृति का सवाल आएगा, बॉक्स दिए रहेंगे, तो ये बॉक्स तुम्हें भरना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये बॉक्स हमें बनाना है कि नहीं बनाना है। ये बॉक्स बनाना है। और यहाँ पे भी ध्यान देना, तीर का निशान ऐसे जा रहा है, यहाँ से होके फिर ये ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। तो जैसे जैसे तीर का निशान आ रहा है वैसे वैसे ही तुम्हें भी बनाना होगा। तो तुम्हें क्या करना है, चूँकि अलजेब्रा है तो यहाँ पे जब तक सवाल हल नहीं करोगे ये सब के आंसर्स तुमको मिलेंगे नहीं। तो ये सब के आंसर्स चाहिए है तो हमें सवाल को पहले हल करना होगा। तो तुम चाहो तो पहले ये बॉक्स बना लो, फिर सवाल हल करो, लेकिन जो आंसर आएगा वो इसमें लिखना है। जो जो पूछा इन सब में आंसर्स लिखने हैं। या फिर तुम पहले सवाल को हल कर लो, फिर ये बॉक्स बनाओ और फिर उसमें आंसर लिखो, दोनों भी चलेंगे। लेकिन तुम्हें सारणी, ये कृति के सवाल हैं तो ये बॉक्स बनाने होंगे और सवाल को हल करके भी दिखाने होंगे। तब यहाँ पे देखो हमारा पहला बॉक्स में क्या बोला था, माना खड़ी कतार में पेड़ x। यहाँ पे तुम्हें प्रश्न में ही बोला है माना x मानना है। आगे ज्ञात करना आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या। तो आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, क्या बोला देखो यहाँ पे, खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक होगी। तो इसका मतलब ये तुम्हारा यहाँ पे कितना होगा, x + 5। ठीक है, प्रश्न में दिया है ना, 5 अधिक हो गया ना, x + 5। फिर आगे क्या बोला है, कुल पेड़ों की संख्या। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, कुल पेड़ आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या गुणे खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या। और प्रश्न में 150 बोला, यानी x गुणे x + 5 = 150। ये समीकरण प्रश्नानुसार बना। तो अभी इसको हमें जो है वर्ग समीकरण के रूप में लाना है। तो वर्ग समीकरण के रूप में लाए तो कोष्टक खोलोगे, ये कोष्टक गुणा करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, x² + 5x = 150। अब ये 150 को पक्षांतर कर लो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब इसमें इसको खंड करो, 150 का खंड तुम्हारा क्या हो गया, ये जो 150 का खंड जो है वो 15 और 10। बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह, क्योंकि मध्य पद में प्लस है। फिर x कॉमन निकाले, यहाँ -10 कॉमन निकाले तो तुम्हारा क्या हो गया, फिर ये जो है आगे x + 15 x - 10। दोनों में क्या कॉमन था, देखो दोनों में x + 15 और x + 15 कॉमन था ना, ये पहले निकाल लिए। बचा क्या, x और -10, वो यहाँ लिख लिए। अब दोनों को अलग अलग कर लिए, x + 15 = 0 अथवा x - 10 = 0। अथवा की जगह पे तुम लोग या शब्द का भी यूज़ कर सकते हो। फिर पक्षांतर करोगे, पक्षांतर किए तो x = -15, x = 10। अब देखो दो आंसर मिला, -15 और +10। ज्ञात क्या करना है, पेड़ों की संख्या। तो पेड़ों की संख्या ऋणात्मक होती है, नहीं होती है। पेड़ों की संख्या माइनस में नहीं हो, ऋणात्मक यानी माइनस। तो माइनस में पेड़ की गिनती हम माइनस में थोड़ी करते हैं। तो इसके लिए x जो होगा ≠ -15। तो ये आंसर क्या आया, x = 10। तो हमारा x क्या मिला, 10। तो हमें प्रश्न में x यानी जो खड़ी कतार में पेड़ है, तो खड़ी कतार में पेड़ कितने हुए, 10। ठीक है, आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या और खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या। तो खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या, आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या एक x है, x + 5 यानी 10 हुआ। तो यहाँ पे 15, इसमें आया 15। और अब तुम्हें ये बॉक्स में लिखना है। तो बॉक्स में तुम्हें क्या बोला है, खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या, तो यहाँ पर 10। फिर यहाँ पे ये तो तुम्हें माना खड़ी कतार में x बोला है, आड़ी कतार में x + 5, ये दोनों जो है यहाँ पे डॉटेड लाइंस थे ना, इसको लिखना है। ये तो हमें प्रश्न में दिया, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे x + 5 लिखा। पेड़ों की कुल संख्या में समीकरण क्या मिला था, x × x + 5। फिर हमको उससे समीकरण क्या मिला था, x × x + 5 = 150। ये वर्ग समीकरण था हमारा।
फिर इससे जब आंसर हम किए तो x का मान हमको कितना मिला था 10। तो हमारा x का मान 10 है, तो वो खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या, यानी खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी मिली 10 और आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी मिली 15। ठीक है, ये तो हमारा जो है सारणी कृति का सवाल था, तो हम इसको बॉक्स में लिखे और इसको हल किए। मगर कथन का सवाल है तो आंसर भी हमारा कथन में आना चाहिए। खड़ी कतार, आड़ी कतार और खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या तो मैं जो है कितना दिया है 10 तथा 15। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन जैसा दिया है समीकरण बनाना और समीकरण बना के उसको हल करना। अब हमारा देखो चौथा सवाल, अब हमारा चौथा सवाल ध्यान से, विवेक की आयु में किशोर से 5 वर्ष बड़ा है। विवेक की आयु जो है किशोर से 5 वर्ष बड़ी है। ठीक है, मतलब किशोर की जो भी आयु होगी उससे 5 वर्ष अधिक विवेक की आयु हो जाएगी। दोनों की आयु दर्शाने वाली संख्याओं की गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। पहले तो हमें दोनों की आयु निकालना ना, विवेक की कितनी, किशोर की कितनी है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक की आयु को x मानना है। किसको x मानना है, हमें किशोर की आयु को x मानना है। क्यों, यहाँ लिखा ना, माना किशोर की वर्तमान आयु बराबर x, ज्ञात वर्तमान आयु करना ना, इसलिए वर्तमान आयु x वर्ष है। और विवेक की आयु क्या बोली है, बोला ना विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है, तो किशोर की आयु हमको मालूम रहेगी तभी तो हम विवेक की निकालेंगे। इसके लिए हमने किशोर की आयु को x वर्ष माने। अब हमको विवेक की आयु मिली, कितनी मिली, x + 5 वर्ष, ये दोनों की आयु मिली। अभी हमें प्रश्न में क्या बोला, देखो दोनों की आयु दर्शाने वाले संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम। ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है जानते हो, जैसे मान लो 2 है तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/6 होगा। जैसे मान लो तुम्हारा गुणात्मक मतलब संख्या x है तो x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/x, यानी बटे में। और अगर मान लो बटे में है तो वो ऊपर आ जाएगा, 1/x का प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम x हो जाएगा। 2 का कितना होगा 1/2 हो जाएगा, x का 1/x हो जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा, जो प्रतिलोम होगा वो बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें लेकिन किसका बोला है, ये तुम्हें बोला इनकी संख्याओं का, मतलब किशोर का x है तो 1/x और इसका विवेक का x + 5 है तो 1/1/x + 5 हो जाएगा। तो इसके आधार, और इनका योगफल 1/6 है, तो इसके आधार पे अब हम समीकरण बनाएंगे। तो अभी देखो हमारा समीकरण क्या है, इनका प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम 1/x और 1/x + 5, और हमें क्या बोला आयु दर्शाने वाली इनका योगफल 1/6 है। तुम इतना पूरा कथन न लिखकर ये दोनों यहाँ तक लिखने के बाद तुम डायरेक्ट लिख सकते हो प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार ये समीकरण उतना न लिख के ऐसे लिख सकते हो, प्रश्नानुसार 1/x + 1/x + 5 = 1/6। ये हमारा समीकरण प्रश्नानुसार बना ना, बोला ना गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखो तुम्हारे क्या दिया है, वर्ग समीकरण है, ये नहीं है, तो हमें वर्ग समीकरण में लाना होगा। तो हमारा वर्ग समीकरण में हम कैसे लाएंगे, इसको देखो इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, तो x + 5 + x और x × x + 5 = 1/6। ठीक है, अब यहाँ ये x और x जुड़ के 2x + 5, ये कोष्टक खोले x वर्ग + 5x = 1/6। अभी भी हमारा वर्ग समीकरण नहीं बना, तो अभी क्या करेंगे हम इसको, अब हम इसको जो है आगे ये फिर तिर्यक गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 से गुणा किए, यहाँ पर इसको 6 से गुणा किए, इसको 1 से गुणा किए, समीकरण बनाए, कोष्टक हल किए, समीकरण बनाया, तो ये हमारा समीकरण बना x² + 5x, ये पक्षांतर करके तो ये समीकरण बना x² - 7x - 30 = 0। ये समीकरण बना। अब हम देखो समीकरण को हल करेंगे, -30 है ना, -30 का खंड किए तो क्या होगा 10 और 3, 10 × 3 30 होता है, और 10 में से 3 घटा
7 होता है। लेकिन यहाँ चिन्ह देखो क्या है, माइनस है ना, तो बड़ी संख्या में माइनस, छोटी संख्या में प्लस, इसलिए देखो x माइनस 10x और यहाँ पे 3x। ठीक है, कॉमन निकाले, x कॉमन निकाले, x माइनस 10, 3 कॉमन निकाले, x माइनस 10, दोनों कोष्टक में देखो सेम संख्या। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 10, यहाँ क्या बचा x प्लस 3। अब तुम्हें दोनों कोष्टक अलग अलग करना है, तो जब कोष्टक अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, बीच में अथवा या भी लिख सकते हो। फिर पक्षांतर के x बराबर 10, पक्षांतर के x बराबर माइनस 3। ठीक है, लेकिन हमें आयु ज्ञात करनी थी ना, आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब x जो होगा नॉट इक्वल टू -3, x नॉट इक्वल टू -3 क्या होगा, x इज इक्वल टू +10। आयु धनात्मक होती है ना, ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो ऋणात्मक पे ये, लेकिन ये कथन लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या करोगे, अब देखो किशोर की वर्तमान आयु कितनी हुई, x बराबर 10 वर्ष। विवेक की वर्तमान आयु कितनी हुई, x प्लस 5, 10 प्लस 5 बराबर 15। पूरा कथन लिखकर बताना, जोड़कर दिखाना, फिर 15 वर्ष लिखना, डायरेक्ट नहीं लिखना। फिर उसके बाद यहाँ पे आया किशोर की वर्तमान आयु 10 वर्ष तथा विवेक की वर्तमान आयु 15 वर्ष। इस तरह से तुम्हारा ये चौथा सवाल हल होता है। कथन ध्यान में रखो और लिखो। कभी भी ध्यान देना, गणित का जो सवाल होता है, सवाल में ही उत्तर छिपा होता है। सवाल को ही ध्यान से पढ़ोगे तुम्हें आंसर्स मिलेंगे, लेकिन सवाल समझना होगा, तभी ध्यान से समझना, फिर देखना क्या लिखा है, पहले वो लिखो, फिर क्या ज्ञात करना वो देखो, फिर सूत्र क्या लगाओगे वो देखो। अब हमारा 5वां सवाल क्या लिखा है, सुयश को गणित विषय की प्रथम घटक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अपेक्षा द्वितीय घटक परीक्षा में 10 अंक अधिक मिले। यानी प्रथम घटक यानी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको जो मार्क्स मिला था सुयश को, वो सेकेंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स में, मतलब सेकेंड यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स था उसमें उसको 10 अंक अधिक मिले। जैसे मान लो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 5 मिला, तो सेकेंड यूनिट टेस्ट में कितना मिलेगा, 15, 10 अंक ज़्यादा मिलेगा ना। लेकिन हमको यहाँ पता ही नहीं उसको मार्क्स कितने मिले हैं, प्रथम घटक परीक्षा में कितने मार्क्स मिले हमको नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मानेंगे x। तो ये हमारा उसका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का मार्क्स हुआ। तो सेकेंड यूनिट टेस्ट में कितना हुआ, 10 अंक अधिक है ना, तो x प्लस 10 ये हमारा मान हुआ। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, द्वितीय घटक परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना, जो यहाँ पे ये सेकेंड यूनिट टेस्ट में मार्क्स मिला ना, इसका 5 गुना यानी 5 से गुणा प्रथम घटक परीक्षा में प्राप्त अंकों के वर्ग के बराबर, वर्ग इसके बराबर है। तो प्रथम घटक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए वो ज्ञात करो। ठीक है, तो अब हम इसको सवाल को हल करेंगे। क्या किए, माना सुयश को प्रथम घटक परीक्षा में प्राप्त अंक x है, उसे द्वितीय घटक परीक्षा में प्राप्त अंक x प्लस 10 हैं। तो दी गई शर्त के आधार पर ऐसे लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हो प्रश्नानुसार, ये भी लिख सकते हो प्रश्नानुसार। अगर ये कथन या इस तरह से नहीं याद आ रहा है तो प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार लिख रहे हैं ना। तो पहली घटक परीक्षा में अंकों का वर्ग द्वितीय घटक परीक्षा में अंकों के 5 गुणे के बराबर है। तो देखो पहले यूनिट टेस्ट में उसको मार्क्स कितने मिले थे, ये था वर्ग और ये इसका 5 गुना, ये समीकरण बना। यहाँ पे कोष्टक खोले तो 5x प्लस 50 मिला, पक्षांतर किए तो -5x माइनस 50 हो गया। फिर अब यहाँ पे 50 का खंड किए तो -10 प्लस 5 हुआ। -10 क्यों लिया, -10 हमने क्यों लिया, देखो यहाँ पे मध्य पद में माइनस है ना, इसके लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में माइनस, छोटी संख्या में प्लस। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन निकाले, क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो x माइनस 10 ब्रैकेट में आया। दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम मिलना चाहिए, ध्यान रखना। तो दोनों में कॉमन है x माइनस 10 और यहाँ पे x प्लस 5, तो क्या हो गया, कोष्टक अलग अलग किए, x माइनस 10 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, पक्षांतर किए, x बराबर 10, x बराबर -5। हमें ज्ञात क्या करना था, उनके यूनिट टेस्ट के मार्क्स ज्ञात करने थे, यूनिट टेस्ट के
मार्क्स ज्ञात करने थे, तो मार्क्स कभी माइनस में होता है? नहीं होता है। अंक ऋणात्मक नहीं हो सकते, इसलिए x नॉट इक्वल टू -5, ठीक है। जो अंक होता है वो माइनस में नहीं होता, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू +10। तो पहली घटक परीक्षा में उसको अंक कितने मिले? 10 अंक। तो सुयश को आंसर लिखोगे ना, कथन का सवाल है तो कथन में ही आंसर होना चाहिए। सुयश को पहली घटक परीक्षा में कुल 10 अंक प्राप्त हुए, ये तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन में ध्यान देखना, क्वेश्चन में द्वितीय घटक नहीं पूछा है, इसके लिए आंसर तुम्हारे यहीं पे स्टॉप हो गया, ठीक है। द्वितीय घटक नहीं पूछा है, सिर्फ प्रथम घटक पूछा है, तो आंसर यहीं स्टॉप हो गया। क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या पूछा है, उस आधार पे उसको हल करना, समीकरण बनाना कथन के आधार पे, फिर समीकरण को चाहो तो गुणनखंड, चाहो तो सूत्र, दोनों में से किसी भी पद्धति से हल करना, x का मान निकालना, प्लस या माइनस जिसमें मिले। अगर माइनस है तो देखो क्या वहाँ पर माइनस आंसर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो कारण लिखना क्यों नहीं चलेगा, और फिर कौन सा मान हमें लेना है और उस आधार पे जो प्रश्न में ज्ञात करना वो हल करके उसको लिखना। बाकी के 2.6 के आगे के सवाल अगले वीडियो में। थैंक यू।